नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। बिहार विधानसभा चुनाव 2015 में आपका स्वागत है। भाजपा ने जय जय बिहार भाजपा सरकार का नारा दिया है। जाहिर है बिहार की अस्मिता, बिहार के जयकारे के साथ भाजपा चुनाव लड़ेगी। इसका मतलब है कि बिहार के विकास पर भाजपा का फोकस होगा। भाजपा अपने आप को जातिवादी राजनीति से ऊपर उठाते हुए सर्वजन का फार्मूला अपनाएगी। यही नरेंद्र मोदी की पुरानी चुनावी रणनीति है। लाख टके का सवाल है कि जिस प्रदेश में अभी भी हर कोई जात पात पर वोटों का हिसाब लगाए हुए है, वहां भाजपा की यह अप्रोच क्या चलेगी। संदेह नहीं कि जमीनी स्तर पर भाजपा जात के हिसाब किताब में चुनावी तैयारियां कर रही है, लेकिन वह माहौल को विकास के मुद्दे पर बनवाएगी। एक तरफ जीतन राम मांझी, रामविलास पासवान, उपेंद्र कुशवाहा से लेकर यादव नेताओं को आगे करके जातिवादी समीकरण का बंदोबस्त होगा, लेकिन प्रचार नरेंद्र मोदी और सुशील मोदी के नाम पर विकास और सुशासन का होगा। जय जय बिहार भाजपा सरकार का नारा चुनावी घमासान का अनोखा प्रयोग बनेगा। इससे भाजपा लालू यादव के चलते नीतीश कुमार के अलायंस को रक्षात्मक होने को मजबूर करेगी। भाजपा ने जैसे हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव लड़ा, वैसे ही वह विकास के मुद्दे पर बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। बिहार की अस्मिता पर पार्टी कुछ ऐसे फोकस करेगी जिससे वोटों के जातिगत समीकरण की बजाय सबका साथ सबका विकास का नरेंद्र मोदी का नारा प्रदेश में मुद्दा बने। इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ बिहार की खोज खबर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार जयशंकर गुप्त हैं। जयशंकर जी, भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से बिहार में चुनाव का अपना एजेंडा स्पष्ट कर दिया है। सर्वजन की राजनीति, विकास, नरेंद्र मोदी के काम, बिहार की अस्मिता, इन सब चीज़ों पर चुनाव लड़ने का एक तरह से फैसला किया है बीजेपी ने। आप वर्षों से बिहार को देखते रहे हैं, आपको पता है वहाँ की जातिवादी राजनीति, छत्रपों की राजनीति, तमाम गोलबंदी, उन सब के बीच में बीजेपी का ये एजेंडा कितना सक्सेसफुल हो सकता है? नहीं, बिहार ने तो एक तरह से बीजेपी ने एक नारा भी दे दिया है, जय बिहार जय। हाँ, जय जय बिहार भाजपा सरकार का एक नारा भी उछाल दिया है। और आप देखिए उनके सारे केंद्रीय मंत्री जो खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से जुड़े हुए हैं, उनको उन्होंने ड्यूटी पे लगा दिया है। काफ़ी लोग वहाँ जाके कैंप भी कर रहे हैं और बूथ लेवल तक उनकी तैयारियां जो करने की भाजपा की एक पहले सही रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये बिहार का विधानसभा का जो चुनाव है, ये राष्ट्रीय राजनीति में भाजपा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और जो एक तथाकथित जनता परिवार की एकता की बात जो चल रही है, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चूँकि नरेंद्र मोदी की एक लहर रही है और बिहार में लोकसभा के चुनाव में 31 सीटें एनडीए के पास आ गई, भाजपा खुद अपने तय 22 सीट जीत के ले आई, उसके सहयोगी रामविलास पासवान, उपेंद्र कुशवाहा भी 6 और 3 सीटें लेके आए। तो एक बड़ी सी लहर है। और जो 10 साल का जो जनता दल का शासन है वहाँ पे नीतीश कुमार का, वो भी एक सुशासन के पर्याय अपने को उस रूप में पेश किया उन्होंने। हालांकि उसमें अधिकतर समय बीजेपी का साथ रहा उनके लिए, लेकिन अब उनके लिए भी महत्वपूर्ण है अपने को शो करना, साबित करना कि नहीं हम ही हैं। और दूसरा एक उन्होंने बीच में फैसला किया जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने का और फिर उनको हटाने का, तो वो भी माना जाएगा, देखा जाएगा कि महादलितों में जो उनकी एक पकड़ रही है, पहचान रही है, वो रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी। एक तरफ ये भी खबर आ रही है कि आप उपेंद्र कुशवाहा से लेकर के उससे कुशवाहा वोट, पासवान वोट, महादलित वोट जीतन मांझी के तहत आप मतलब जातीय आधार पर भी वोटों का एक समीकरण बता रहे हैं और दूसरी तरफ वही ये सर्वजन की भी बात कर रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि जय बिहार कहने से काम नहीं बनेगा, आपको एक ढांचा बताना पड़ेगा, आपको एक सपना दिखाना पड़ेगा कि हाँ साहब, हमारे बिहार में जो युवा हैं वो जो जातियों से थोड़ा अलग ढक करके सोचने की बात भी करने लग गए हैं, उनके लिए आपके पास क्या है, कौन सा बिहार बनाना चाहते, किस ढंग का बिहार बनाना चाहते हैं। लेकिन वही है कि ऊपर से कहने के लिए कुछ भी हो, चाहे आप बिहार की अस्मिता की बात करें, चाहे विकास की बात करें, लेकिन घूम फिर करके वही ताना बाना, जैसे अभी आपने कहा उपेंद्र कुशवाहा जी की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक समता पार्टी है, रामविलास जी की पार्टी है, उनके अंदर भी कई बहुत पहले से एक अरमान बना हुआ है कि काश हम भी मुख्यमंत्री बिहार बन जाते। उपेंद्र कुशवाहा घूम घूम करके अपने को भावी मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर ही रहे हैं। जीतन राम मांझी ने साफ कर दिया कि हमको मुख्यमंत्री मान लो, हम जिस गठबंधन का हो उसमें हम चले जाएंगे। तो इस तरह की लामबंदी हो रही है, उसमें भाजपा कहीं ना कहीं तीनों से बात कर रही है। अब तीनों से बात करेगी, फिर उसके बाद उसको अपना मुख्यमंत्री भी बनाना है। ये भी कह देती है कि जैसे महाराष्ट्र में हुआ कि बातचीत तो बहुत लंबा चलती रही, लेकिन
अंत में हो गया कि साहब हम अपने बूते ही अपने बूते लड़ेंगे। तो ये भी एक खतरा है। क्या आपको ये लगता है कि जैसे एक बैठक होके दिल्ली में और एक विशेष आर्थिक पैकेज की बात हुई कि एक भारी भरकम पैकेज देंगे, नितिन गडकरी गए तो उन्होंने कहा कि 50,000 करोड़ हम सड़कों के लिए देंगे, तो ये जो केंद्र सरकार की मदद से बिहार में विकास और उन सब चीजों की बात है, उसके तहत तो ये एजेंडा नहीं आया है? नहीं, देखिए ये जो बातें हैं इनका बहुत ज्यादा असर किसी राज्य के चुनाव में देखा नहीं गया है। ये एक पेशबंदी हो सकती है कि देखो हम आएंगे, हम विशेष पैकेज की मांग तो बहुत दिनों से हो रही है। जब भाजपा और नीतीश कुमार एक साथ मिलकर सरकार चला रहे थे तब कांग्रेस से कर रहे थे, और जब भाजपा अलग हो गई तो नीतीश कुमार यही मांग भाजपा की सरकार से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो कोई खास पैकेज दिया नहीं है। लेकिन अब अगर चुनाव के समय में अगर कोई आप आश्वासन देते हैं या पैकेज की बात घोषित करते हैं तो उसका बहुत ज्यादा हमको नहीं लगता। अपने चुनावी भाषण में नरेंद्र मोदी कहते रहे हैं कि केंद्र में जिसका राज है उसकी सरकार अगर आप बिहार अपने प्रदेश में चुने तो प्रदेश ज्यादा विकास करेगा। तो एक तरह से जो विकास, सुशासन और नरेंद्र मोदी के कामकाज को लेकर के जो बीजेपी जाने की सोच रही है उसके पीछे ये एजेंडा नहीं है। तो इनको बताना पड़ेगा कि देखो हमने महाराष्ट्र में हमारी सरकार जब लोकसभा में बन गई, केंद्र में बन गई, और उसके कहने पे महाराष्ट्र के लोगों ने वोट कर दिया, हरियाणा के लोगों ने हमारे कहने पे वोट कर दिया। तो अब हरियाणा में किस तरह का विकास अलग हुआ है पिछले 1 साल में या 9 महीने में, या महाराष्ट्र में कितना अलग ढंग का विकास हुआ है, उसका एक पैमाना तो आपको पेश करना पड़ेगा। बताना पड़ेगा कि साहब पहले जो 1 साल पहले या जो पृथ्वीराज चौहान का था या अलग क्या किया का, तो उसके अलावे हमने हरियाणा में क्या किया है। और दूसरी बात देखिए और भी है, आपके वादों पे अगर बात चलेगी तो केंद्र सरकार मतलब भाजपा ने बहुत सारे वादे किए थे। आपने कहा कि हम नसीब वाले प्रधानमंत्री हैं इसलिए पेट्रोल की कीमतें कम हो गई, डीजल की कीमतें कम हो गई, लेकिन आज पेट्रोल और डीजल कीमतें कहाँ पहुंच गई हैं? बढ़ने लगी हैं। मतलब आप 67-68 रुपए का स्तर दिल्ली में छूने लगी हैं। आप कहते थे साहब मनमोहन सिंह की उम्र को पार करने जा रहा है डॉलर, तो मनमोहन सिंह की उम्र तो नहीं पार किया, लेकिन मोदी जी की उम्र टच करने लगा है। ये जो अस्मिता और सर्वजन का जो एजेंडा है में बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन जो आम आदमी के जो सरोकार हैं, जो दैनंदिन के रोज के जो सरोकार हैं, रोज जो फेस कर रहा है वो, तो उसको उससे ज्यादा मतलब है उसका। लेकिन जयशंकर जी, नीतीश कुमार भी इस तरह की पॉलिटिक्स करते रहे हैं कि वो उन्होंने भी बिहार की उपराष्ट्रीयता, सब नेशनलिज्म का एक बड़ा भारी हल्ला मचाया था बीच में, जब बिहार दिवस मनाया 100 साल पूरे होने पर, बिहार का गीत लिखवाया बड़ा। और इस बार ये माना जा रहा है कि वो उन्होंने जो गोलबंदी की है लालू यादव के साथ तालमेल और जातीय समीकरण, उसको ढकने के लिए वो भी एक उपराष्ट्रीयता और इन सब मुद्दे उठा सकते हैं। ये सब मुद्दे बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखेंगे, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा ना कि आपने जो कहा था उसमें क्या किया। 10 साल की उनके लिए भी एक बहुत बड़ी इनकम्बेंसी का फैक्टर तो रहेगा ही रहेगा। बेसिक ये है कि आप बिहार में आपने 10 साल में क्या किया है। बीजेपी को भी बताना पड़ेगा कि भाई 5 साल हम रहे, 8 साल रहे तो आपने क्या किया, उस दौरान क्या किया। फिर केंद्र में जब आपकी एक सरकार बन गई तो आपने बिहार के लिए क्या किया। तो ये बड़ी चीजें हैं। और दूसरा ये देखिए, अब तालमेल को लेकर के अभी तो चल ही रहा है, बार्गेनिंग चल रही है। कोई कह रहा है, जीतन मांझी जी ने कहा कि साहब उनको 80 सीटें चाहिए और फिर लड़ने के चुनाव का खर्च भी आप ही को वहन करना पड़ेगा, 3 हेलीकॉप्टर भी चाहिए, ये मांग कर रहे हैं। फिर रामविलास जी का भी है, उनका 6 MP जीत के आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि 40-50 सीटों का दावा उनका होगा। उपेंद्र कुशवाहा भी 18-20-25 सीटें से तो उनका बनता है, लेकिन वो मांग रहे हैं 30-40 सीटें मांग रहे हैं और कह रहे हैं हमको भावी मुख्यमंत्री पेश किया जाए। तो भाजपा के लिए तो सबसे बड़ी समस्या ये भी है, एक तरफ उसके सामने ये है कि हमको भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार बनानी है, किसी सहयोगी के नेतृत्व वाली सरकार नहीं बनानी है। तो इसके लिए उनको लड़ने के लिए चुनाव कम से कम तो 150 से ऊपर तो लड़ना ही चाहिए, 150 से लड़ना ही अकेले। तो अगर अकेले 150 सीटों पे लड़ेंगे तो फिर बाकी क्या क्या होगा। चुनाव नजदीक आएगा तो चीजें और ज्यादा खुलेंगी और ज्यादा स्पष्ट होंगी और एजेंडा भी खुलेगा। जयशंकर जी, बातचीत को ही समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या HS व्यास के मेरे अकाउंट पर ट्विटर करके जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।